नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में हमने सवर संधि के उपभेदों पर चर्चा करी। उसके बाद हमने कल जो वीडियो पढ़ा था, कक्षा पढ़ी थी, उसमें हमने सवर संधि के प्रमुख जो अपवाद हैं जो हमें अक्सर प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा की थी। तो आज हम संधि के तीन भेद होते हैं, उनमें दूसरा भेद है जो उसका नाम है व्यंजन संधि, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो यानी कि संधि के तीन भेद होते हैं, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हमारा जो दूसरा भाग है संधि का वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों, बात करें व्यंजन क्या है, ये बात हम वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं कि व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वर के साथ स्वर मेल योग करता है या स्वर वर्ण योग करता है तो वहां पर होती स्वर संधि। तो दोस्तों, हमने जो वर्ण विचार पढ़े, हमने 6 बातें पढ़ी थी कि वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। पहले हमने पढ़ा था स्वर प्लस स्वर, दूसरा पढ़ा हमने स्वर प्लस व्यंजन, और तीसरा पढ़ा हमने व्यंजन प्लस स्वर, और उसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन प्लस व्यंजन, फिर पढ़ा हमने विसर्ग प्लस स्वर, और फिर हमने विसर्ग प्लस व्यंजन। ये 6 योग हमारे सामने थे वर्णों के योग के। हमने कहा कि स्वर के बाद में स्वर वर्ण योग करता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। और ये बात हमने स्वर संधि के 5 भेदों में पढ़ी है कि ए या के बाद में समान स्वर ए आता है तो उसका दीर्घ होता है, तो दोनों ही तरफ स्वर है। फिर हमने पढ़ा कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में समान स्वर यदि ई योग करते हैं तो दीर्घ ई में चेंज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था उ या उ के बाद में समान स्वर योग करता है तो दीर्घ उ में बदलते हैं। फिर हमने पढ़ा ए के बाद में ई आए तो ए या आ के बाद में उ आए तो ओ, और ए आ के बाद में री आए तो अर। फिर हमने पढ़ा कि ए आ के बाद में ए आई योग करता है तो अव आदेश होता है, और यदि ए आ के बाद में हो या अव आदेश होता है तो अव बनता है। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा कि ए के बाद में कोई भी समान स्वर योग करता है तो उसका ऐ बनता है, ऐ के बाद में कोई भी स्वर योग करता है तो यानी उसका आय बनता है, और ओ के बाद में कोई भी स्वर योग करता है तो उसका अव बनता है, और अव के बाद में कोई स्वर योग करता है तो उसका अव बनता है। कि हमने आदि संधि पढ़ी, तो यानी स्थिति दोनों स्वर के प्रति थी वहां पे। लेकिन आज जो बात निकल के आएगी इस पे तो हमने चर्चा कर ही ली। आज जो निकल के आएगी ये 3 स्थिति बनकर आएंगी। यानी कि प्रथम पद होगा, संधि कहां बनती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब योग करते हैं तब संधि बनती है। तो दोस्तों, व्यंजन संधि में प्रथम पद होगा और उसकी अंतिम ध्वनि या तो स्वर वर्ण हो सकती है या फिर व्यंजन हो सकती है। अगर यहां व्यंजन हो सकता है तो आगे स्वर हो सकता है, या फिर दोनों ही तरफ कौन सा वर्ण हो सकता है? व्यंजन हो सकता है।
और तब यहां जब ये मिलते हैं, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि स्वर हो और द्वितीय वर्ण की प्रथम ध्वनि व्यंजन हो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि स्वर हो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि व्यंजन हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि। यानी कि दोनों स्थिति में दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं या एक तरफ हो सकता है, लेकिन कहेंगे व्यंजन ही। तो परिभाषा में इस रूप में बांधने का प्रयास करें, उसको लिपिबद्ध करें, तो इस प्रकार से परिभाषा हम लिख सकते हैं। परिभाषा, परिभाषा तो एक औपचारिकता मात्र बच गई है कि हमने पूर्णता से इस बात को पढ़ लिया है किस रूप में हमें वर्ण मिलेंगे और कैसे उनको जोड़ना है। तो परिभाषा इस रूप में आएगी, यदि स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन हो, वहां स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, वहां व्यंजन संधि होती है। यदि हम लोगों ने संधि टॉपिक को पढ़ लिया तो मान लो कि हिंदी हमने पढ़ ली है, यानी कि संधि ही हिंदी है, यानी कि संधि है वो शब्द निर्माण की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। यदि हम संधि के टॉपिक को पूर्णता से समझ लेते हैं, शब्दों को जोड़ना या तोड़ना सीख जाते हैं, तो वास्तव में हम प्रत्यय उपसर्ग का ज्ञान भी सीख जाते हैं, मूल शब्द का भी ज्ञान हम सीख जाते हैं। तो यानी कि आपने यदि संधि को नहीं समझा, यानी कि आप हिंदी के 10% हिस्से पर भी काबू नहीं पा सकते। यदि संधि आपकी परिपूर्ण है तो मैं कह सकता हूं कि आप 50 अबाव 60%, 60% आप सीख चुके हो, क्योंकि सभी का समावेश इसी टॉपिक के अंदर है। समास की बात करो, उपसर्ग की बात करो, प्रत्यय की बात करो, हर चीज यहीं पर समाहित है। तो दोस्तों इसे अभी अच्छे से पढ़ना है। अब परिभाषा, यदि स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, तो वहां संधि होगी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि को करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दावली बताऊंगा। वो शब्दावली बहुत ही जरूरी है, वो एक भाषा है और उसके अकॉर्डिंग हम बातें करेंगे। काफी मैं चर्चा करूंगा उन शब्दों की। तो हम कर लेते हैं कि प्रमुख जो शब्दावली है वो क्या है। एक शब्द है आगम। आगम। एक शब्द है आदेश। एक शब्द है लोप और एक है प्रकृति भाव। इन 4 शब्दों का प्रयोग मैं संधि को जब पढ़ाऊंगा तो करूंगा, और आपको समय उस चीज को ध्यान में रखना है जो मेरे द्वारा बताई जाए। आगम का मतलब क्या होता है? आगम का मतलब क्या होगा कि नया वर्ण आना। क्या होगा? नया वर्ण आना क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। यदि दो पदों के बीच में कोई नया वर्ण आता है उसे हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। दोस्तों अब चर्चा करेंगे, पहले बता दूं, जैसे मेरे साथ उदाहरण है परिष्कार। क्या है? परिष्कार।
इसकी जब मैं बात करूं तो टुकड़ा कुछ इस प्रकार से होगा, परी प्लस कार, परी प्लस कार। और हम जब इसका विच्छेद तो कर दिया परी प्लस कार, जब इसका संधि पद बनता है परिष्कार। यानी कि यहां जब हमने संधि पद बनाया तो प्लस के चिन्ह को हटाकर मूर्धन्य कार का आगम किया है, तो उसे दोस्तों कहते हैं आगम। यानी परि उपसर्ग के बाद में करे धातु से बना शब्द आता है तो मूर्धन्य स का आगम होता है, और इसी को हम आगम के नाम से जानते हैं। एक बार मैंने समझाने के लिए बात है कि आगम क्या है, नया वर्ण आना। ये बात समझ गए होगी। अगली बात, आदेश का मतलब क्या होता है? आदेश का मतलब होता है वर्ण के स्थान पर वर्ण बदलकर रखना। यहां क्या होगा दोस्तों, आदेश जब भी नाम लेंगे उसका मतलब पद में से कोई वर्ण जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आएगा। पर इस कार्य में केवल आगम हुआ था, वर्ण गया नहीं। यानी देखो फिर करेंगे कि परि प्लस कार, और मेरे पास 4 ही वर्ण हैं लेकिन बीच में क्या कुछ गया नहीं। लेकिन जब आदेश की बात की जाएगी वहां क्या होगा, वर्ण जाएगा लेकिन उसके स्थान पर दूसरा आएगा। इसलिए वर्ण के स्थान पर वर्ण बदल कर रखना क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। ये संधि की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। आदेश का ऐसे हम बात करें, किसी को आज्ञा देना, किसी को कार्य करना, वो बात अलग है। लेकिन संधि में वर्ण आदेश का मतलब मैं बता रहा हूं दोस्तों। वैसे आदेश का मतलब नहीं है आदेश कुछ कार्य के लिए किसी को नोटिस जारी करना, आदेश देना, जो अलग बातें हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। अगली जो मेरी शब्दावली है वो है लोप। लोप का मतलब होता है आपको गायब होना। क्या होता है, गायब होना, लुप्त होना। तो क्या होता है लोप का मतलब, क्या होता है, यहां वर्ण का हटना या गायब होना या लुप्त होना। वर्ण का हटना या गायब होना लुप्त होता है, लोप कहते हैं इसे। कुछ शब्द आएंगे हमारे पास कि निरुपसर्ग के बाद में या रैवर्ण के बाद में रैवर्ण से बना शब्द आता है तो प्लस से पहले अर्धरय का लोप हो जाता है। ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। आगे हम बात करें प्रकृति भाव। यदि तीनों में कोई भी नियम न लगे, न तो आगम हो, न आदेश हो, न लोप हो, केवल और केवल यथावत रहे पद। जैसे बात करें प्रकृति भाव की संधि, मेरे पास शब्द आता प्रातः काल। प्रातः काल, इसे हम कुछ मान के चलें तो ये कुछ विसर्ग संधि का थोड़ा सा भेद होता है। प्रातः काल ये क्या होता है, ए या आ के बाद में क, ख, प और फैवल आते हैं तो उसे प्रकृति भाव की संधि में शामिल करते हैं। इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। आगम का मतलब नया वर्ण आना, आदेश का मतलब वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण रखना, लोप का मतलब वर्ण घट जाना, प्रकृति भाव में कोई परिवर्तन न होना, यथावत रहना, यथावत रहना। तो दोस्तों हम बात करेंगे आगे कि जो व्यंजन संधि है उसको हम लगभग 24 नियमों में बांटकर पढ़ेंगे। इसके कुछ उपभेद नहीं होते वैसे मान के चले, निश्चित नहीं है, लेकिन अघोष की संधि, सघोष की संधि, जसत्व संधि, सचुत्व संधि, सटुत्व संधि
आदि नाम इसके अंदर सुनने को आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात को रटेंगे नहीं, हम बात को समझेंगे और हम व्यंजन संधि को लगभग 24 नियमों में बांटकर पढ़ेंगे। प्रत्येक उदाहरण को उस नियम से हम समाहित करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और नियम का पालन करेंगे और आगे हम चलेंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं व्यंजन संधि के जो पहला नियम है उस नियम के, और उस नियम के अनुसार कौन कौन से शब्द हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से होंगे वो शब्द। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, आज से हमारी व्यंजन संधि शुरू हो गई है और हम 24 नियमों तक पढ़ेंगे और उस नियम की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उदाहरणों को हम लेते चलेंगे। नियम पहला क्या कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोष वर्ण योग करे तो योग करता है तो संधि करते समय वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। ये हमारा पहला नियम है। यहां पर मैंने आदेश शब्द को काम में लिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, आपको समझ जाना है कि कोई वर्ण जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आएगा, ऐसा ही होगा आदेश में। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं कि यानी कि प्रथम पद होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये होगा ना। तो यानी कि इस नियम से क्या होगा, जो प्रथम पद होगा और उसकी अंतिम ध्वनि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। किसी भी वर्ग के मतलब से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास देखो हमने पढ़ा था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हमारी वर्णमाला में कुल 5 हमारे पास वर्ग हैं। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण ये खुद ही होते हैं, जैसे क च ट त प, और उसके बाद में क्या हो, द्वितीय पद में सघोष वर्ण हो। क्या हो, सघोष
सघोष वर्ण। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और सघोष वर्ण, यानी कि बात कर सकती हैं के, चे, टे, ते और पे, यानी कि किसी भी वर्ग के प्रथम पद का अंतिम वर्ण क, च, टे, ते, पे मिलेगा और उसके बाद में सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे और है सभी स्वर हो तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, लेकिन केवल पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए यहां पर। तो एक बात और लिख सकते हैं, केवल पंचम वर्ण को छोड़कर, किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर कोई भी सघोष वर्ण योग करता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदले जाएगा। नियम आपको समझ में आ गएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोष वर्ण योग करता है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, आदेश हो जाएगा केवल पांचवें वर्ण को छोड़कर। यहां पर पांचवा वर्ण नहीं आना चाहिए, इसका नियम अलग से बनाए, ठीक है ना इसमें। यानी कि यदि आगे पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण पांचवें बदलेगा, ये नियम दूसरा बना देगी। इसका मतलब ये नहीं हटा दिया तो कुछ नहीं होगा, होगा, लेकिन यहां पर पांचवा छोड़कर। अब ये बात आपको समझना है। उदाहरण लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या है? प्रथम वर्ण प्लस सघोष पांचवें को छोड़कर। तो प्रथम किसे बदलेगा? तीसरे। इनके कारण ये हमारा नियम हो गया। तो चर्चा करते हैं उदाहरणों पर। शब्द है मेरे पास वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। प्रथम पद में किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तो प्रथम पद क्या हो? वाक, और वाक में हलंत क है तो हमें कई चाहिए हलंत। तो मेरे पास आ गया प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस आगे सघोष वर्ण। सघोष का मतलब तीसरा, चौथा, ये, रे, ले, वे, है, कोई भी स्वर। तो कोई भी स्वर, तो मेरे पास ई स्वर है। तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के किसे बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। तो कै वर्ण है? प्रथम वर्ण है। उसके बाद में क्या है? ये है, वो सघोष है, तो ये किसी बदल जाएगा? कै, खे, गे, गे, अड़े। तो हमें ये तो लेना नहीं है, तो कै, कै और गे। अगर ये आ जाए तो किसे बदलेगा? गे में बदले जाएगा। अब ये तो बदल लगा, पीछे क्या होता है मेरे पास? वा। आगे क्या है? ए और से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वा की
से क्या बन जाएगा? वागीस। क्या बन जाएगा? वागीस। वाक जोड़ इस का बनेगा वागीस, क्योंकि ये आता है तो आगे इस और लगेगा तो क्या बन जाएगा? वागीस। और वागीस से संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अगला उदाहरण लेते हैं। शब्द है जगत प्लस ईस। प्रथम पद के अंतिम ध्वनि प्रथम वर्ण होनी चाहिए, तो जगत में अंतिम ध्वनि क्या है? तय। तय का प्रथम वर्ण तय खुद ही है। प्लस आगे क्या है? ई। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। तो तय किसे बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे में। तय, थे, दे, थे। पहला, दूसरा और तीसरा। तो तय के स्थान पे क्या आ जाएगा? दे। तय आता तो दे भी आता। उससे पहले क्या होता है? जय गे। आगे क्या है? ई और से। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। संधि विच्छेद पूछे तो जगत प्लस ईस, और संधि पद पूछे जगदीश। वागीश का संधि विच्छेद पूछे वाक जोड़ीस, और यदि संधि पद पूछे तो बनेगा वागीश। शब्द है वाक प्लस ईश्वरी। वाक प्लस ईश्वरी। प्रथम पद क्या है? क। आगे क्या है? कोई भी स्वर हो सघोष होता है, तो क किसे बदलेगा? ग भी बदलेगा। उससे पहले क्या है? वा का हुआ रहेगा कि क वर्ग का तीसरा क्या है? ग। तो क इसी के कारण क। जोड़ेंगे, बदल गया, परिवर्तन हो गया। आगे बढ़िए तो बड़ी लगा दो, पूरा हो जाएगा। आगे लगा दो क्या? वागीश्वरी, वाणी की देवी। वाक का मतलब होता है वाणी। वाक का मतलब क्या होता है? वाणी। दोस्तों आगे जब बात करें, मेरे पास उदाहरण है वाक प्लस युद्ध। वाक प्लस युद्ध। चर्चा करें। प्रथम पद के अंतिम ध्वनि कोई भी वर्ग का पहला वर्ण के बाद तीसरा, चौथा ये रे ले वे और है। तो मेरे पास अब की बार क्या आ गया? ये वर्ण आ गया। तो क किस में जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे। क आता तो ग भी आता। आगे क्या है? ये वर्ण, तो पीछे का तो पीछा रहेगा सेम, क्योंकि वर्ण दो ही लेंगे। अब ये है, अब क्या बनेगा? वाक। आगे क्या? युद्ध। अब दोस्तों यहां तो हम क्या कर रहे थे कि आगे हमें स्वर मिल रहा था, लेकिन अब हमारे पास स्वर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये वर्ण है। क्योंकि यह में ऊ की मात्रा वो आगे है, तो ये स्वर नहीं ना, तो हम इसको लिख देंगे वाक। और जो यानी कि ये हमारे पास टुकड़ा है, तो करेंगे वा गे युद्ध। वाग युद्ध। वाग युद्ध यानी वाणी के द्वारा युद्ध कर। तो बात समझ में आ रही होगी। अगला जो उदाहरण लेते इसका, और शब्द है मेरे पास अजाति। अजाति। अब टुकड़े करा तो अजाति कौन सा वर्ण है? तीसरा। तीसरा तो इसका पहला क्या बनेगा? से। क्या बनेगा? अच। जय में किसकी ध्वनि है? आ की। क्या बनेगा? अजाति। अच जोड़ आदि। अच का मतलब होता स्वर आदि, तो अजाति में संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। संधि अजाति यानी एच से प्रथम वर्ण है, आगे आ सघोष स्वर है, तो च किससे बदलेगा? देखो च ज प्रथम वर्ण तीसरे में। प्रथम वर्ण तीसरे में च आता तो ज भी आता। उससे पहले ए,
आगे क्या है, आ स्वर है, आ स्वर है, आ की मात्रा किस में लगती है, व्यंजनों पर। तो क्या बना देंगे, आजादी। और आजादी में संधि पूछे तो व्यंजन संधि। एक सवाल है मेरे पास, सदानंद शब्द है मेरे पास, दयानंद। आप कंफ्यूज होते हो, दोनों ही शब्द कुछ मिलते जुलते हैं। आपको तो देगा दयानंद, सदानंद में कौन सी संधि है। और दयानंद की संधि हम करते हैं दया प्लस आनंद। और आप इसकी भी कर दोगे क्या, सदा प्लस आनंद। लेकिन दोस्तों ये तो आपकी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। दयानंद में तो आ है, आगे क्या है, आ स्वर के बाद ये स्वर है, तो यहां पर स्वर संधि में दीर्घ संधि होगी। लेकिन यहां पर दोस्तों बात करें सदानंद में, यहां पर संधि की जब बात करेंगे तो हमारी संधि होगी कौन सी, व्यंजन। इसमें बनेगा सत्य प्लस आनंद। तय वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी तय वर्ग का पहला है, कोई बात नहीं है। आगे यानी कोई भी स्वर तीसरा चौथा वर्ण योग करता है तो तय किसे बदलेगा, दे में। पीछे क्या है, से का से, आगे क्या है, आनंद। जोड़ेंगे तो से द लंत, तो आगे मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा, सदानंद। उसके बाद शब्द है मेरे पास अब्ज, और एक शब्द है मेरे पास अब्द। अब्ज और अब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो संधि पूछ लेगा, या संधि नहीं तो आपको पर्यायवाची में पूछ लिया जाता है। अब जो होता है कमल का पर्याय, किसका पर्याय होता है, कमल का। और अब जो होता है वो होता है बादल का पर्याय, किसका, बादल का पर्याय। लेकिन संधि पूछ ले तो इसमें संधि होती है व्यंजन। अब्ज का मतलब होता है, अब्ज यानी पानी, जय यानी देने, जन्मने वाला, जय यानी जन्म लेने वाला। अब होता है इसके अंदर मूल शब्द अब जोड़ जय, इसकी संधि बनेगी जय का मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। अब जोड़ दे यानी पानी देने वाला, और पानी कौन देता है, बादल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण दोनों। यदि इसकी संधि करें तो बनेगी अप प्लस जय, और इसकी बनेगी अप प्लस दे। जय का मतलब जन्म लेने वाला और दे का मतलब देने वाला। तो दोस्तों बात करें कि प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा यह लेवे है, कोई स्वर योग करता है तो प्रथम किसे बदलता है, अपनी वर्ग के तीसरे में। तो यानी कि जय वर्ण है वो चय वर्ग का तीसरा वर्ण है। तीसरा है तो पै प्रथम है, तो पै किसे बदलेगा, पै फै और बै में बदलेगा। तो क्या बन जाएगा, बै। बै भी क्या होगा, अलंत। यहाँ पे क्या है, ए, आगे क्या है, जय। क्या बन जाएगा, अब्ज। इसका बनेगा अब प्लस दे, तो क्या बन जाएगा, अब्द। अब्ज का मतलब होता है कमल, और अब्द का मतलब होता है बादल। दोस्तों आज के लिए इतना है, और एक आपको शब्द देता हूं, कल कमेंट में उसका आंसर देना। मेरे पास शब्द है भगवद भक्ति में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा। कमेंट में यह बात आपको देनी है, भगवद भक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। समय का सदुपयोग करें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कक्षाएं रहने वाली है। तो थैंक यू।